हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से राजा अर्थात राजशाही, किसान और नगर, यहाँ पर मतलब उस समय पर हम इसके अंदर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखना है बेसिकली कि राजाओं का एक शासन व्यवस्था कैसी थी और उन राजाओं की शासन व्यवस्थाओं का एक प्रतिफल क्या मिला, और वहाँ पर किस प्रकार से वो समय के अंदर आगे उनका एक विकास हुआ, और कैसे किसानों की दशा क्या रही है उस समय पर, और वहाँ पर उनके नगर किस प्रकार हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हड़प्पा सिख के बाद हमारा सेकंड चैप्टर ये है हड़प्पा सभ्यता के जैसे लंबे अंतराल के बाद महाद्वीपों में आर्यों के आगमन के बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। तो वैदिक सभ्यता अर्थात ये है कि वैदिक समाज जो निर्भर करता है कि वैदिक काल के ऊपर, जो वेदों से संबंधित एक जुड़ाव रहा है जिन समय का, वो पूरा समय काल वैदिक काल कहलाता है। जैसे गाइज आपको पता होगा कि हमारी एक हिंदू संस्कृति, एक हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं और पौराणिक सभ्यता, आज की वर्तमान सभ्यता पूरी उन्हीं पर निर्भर करती है। तो वैदिक कालखंड का हमारे भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। जैसे वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ किसान, गांव, गांव का समाज, लोगों का रहन सहन और एक सामान्य जीवन किस प्रकार हुआ करता था। और कुछ विद्वानों का मत यह है कि आर्य वैदिक काल के लोग मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए, खैबर दर्रा जो हिंदुकुश पहाड़ में है, और उस रास्ते से ही भारत में प्रवेश किया। वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड हमारा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का, जो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। उसके बाद का जो समय काल कहलाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल, जो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, जहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली राजा का शासन व्यवस्था, ग्रामीण के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था, और राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राज्य को संचालित करने के लिए पुरोहित और सेनानी अर्थात सेनापति, इनका बहुत बड़ी भूमिका होती थी। पुरोहित का अर्थ ये हुआ कि वहां पर एक, अगर राजा किसी प्रकार की नई रणनीति का अगर वो विकास करने के बारे में सोचेगा, उसको संचालित करने के बारे में सोचेगा, तो पुरोहित अर्थात वो पुजारी, उनसे सलाह जरूर एक बार लेता था वो। अगला उसके बाद है वेद। वेद का अर्थ एक तरीके से ज्ञान से है। वेद हमारे जीवन में इनका एक बहुत बड़ा महत्व है। आजकल हम लोगों ने इन वेदों का एक समझो अपने जीवन से पूरी तरह से इनको दूर कर दिया है। और अगर गाइस ये देखा जाए, वेदों को अगर आप एक बार अध्ययन करेंगे तो इसके ज़रिए आप एक वाक़ई में एक नए मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें हमारे एक तरीके से देखा जाए तो समाज के अंदर की रणनीति कैसे बनानी है, और समाज के अंदर जीवन यापन करने के तौर तरीके, और समाज के अंदर एक रहन-सहन की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, और यहाँ पर प्रमुख प्रकार के कार्यों को दिया गया है, जिस प्रकार से लोगों को एक भली-भाँति एक ज्ञान में एक जीवन का एक आधार मिलता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वेदों का ज्ञान हम सबको ज़रूर होना चाहिए, और वेद हमें समय समय पढ़ना भी चाहिए। तो इस तरह से इसमें आर्य के आगमन व बसने का पता चलता है वेदों के माध्यम से। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्रमुख हमारा जो सबसे पहला वेद माना गया वो हमारा ऋग्वैदिक काल ये ऋग्वेद है हमारा। दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर हम ये देखते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं, और इसके अंदर 10,600 मंत्र दिए गए हैं। इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, मंडल अर्थात इसका पार्ट। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। सबसे प्राचीन 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है, और इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को होतु या हाता कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है, जिसमें 4 वर्ण आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जहाँ पर पुरुष प्रधान के लिए एक प्रमुखता बताई जाती थी, का उल्लेख किया गया है। और इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख ऋग्वैदिक में भी है।
और अगला हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य हमारा है, और दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद है जो पद्य हमारा है। उसका तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण। देखो गाइज, मैंने अभी बताया कि हमें जीवन यापन करने के तरीके, और सबसे ज़्यादा आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या यही है, स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर यजुर्वेद के अंदर रोग निवारण के लिए बताया गया, और राज भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए उसके बारे में, विवाह के प्रमुख नियमों के बारे में बताया गया है, और आगे प्रणय गीत बताया गया, और अंधविश्वासों का भी वर्णन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद अर्थात शाम का अर्थ है गान। गान मीन्स गीत। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वासों का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो गाइज, यहां पर एक तरीके से नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा ये है कि मगध साम्राज्य जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ। यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा चैप्टर ये था राजा, किस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख जो हमारे एक शासक, हमारे देश के हिंदू शासक अशोक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली शासक था। इसमें मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित किया था। तो गाइस, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। घनानंद एक बहुत ही, एक देखा जाए एक अलग तरीके से अयास किस्म का शासक था। उसने सामान्यतः ये देखा कि किस प्रकार से समाज के अंदर, ऐसे समाज को एक भोग विलासता भरे जीवन से किस प्रकार से आगे उसको बढ़ा रहा था अपने साम्राज्य को। और वहाँ पर एक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने ये कहा कि शासक ये जो था ये गलत एक दिशा की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने उसको एक मार्गदर्शन करने के लिए सोचा, लेकिन वो घनानंद ने क्या किया, उनका अपमान किया। अब उन्होंने क्या किया, ठान लिया कि ठीक एक निश्चित समय पर वो क्या करेंगे, इस नंद वंश का एक खात्मा करके एक नए राज्य का यहां पर स्थायित्व करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर चाणक्य की सहायता से एक अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित किया और उसके शासन का खात्मा किया। फिर अगला हमारा जेम्स प्रिंसेप। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला, अर्थात जिसका मुख सुंदर हो। यहां पर डेफिनेटली यहां जो बात हो रही है, यहां पे अशोका की बात हो रही है, किंग अशोका की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक शासकों में से एक था। महाजनपद तथा मगध साम्राज्य। हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से एक, यहाँ मगध साम्राज्य के बारे में, अशोका के बारे में हमें इसके बारे में पता चलता है। तो मौर्य पूर्व काल में पूरा एक उत्तर भूभाग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। गाइस, ये इतना बड़ा एक मगध साम्राज्य था पूरी तरह से, जो पूरी तरह से 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। पहला है अंग, ये महाजनपद। दूसरा महाजनपद का नाम है मगध। तीसरा काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो यहाँ पर गाइस 16 महाजनपदों का नाम बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें इन सभी का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से मगध के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा यहाँ पे दूसरा है। ये क्षेत्र एक आधार पर किस प्रकार से यहाँ पे सबसे सशक्त एक साम्राज्य था मगध, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो छोटे तथा कमजोर राज्यों को या तो मजबूत शासकों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, या तो वे खत्म हो गए इस तरह से। अंततः बुद्ध के जीवन काल में मात्र अवंती, गांधार, पांचाल, कुरु, कौशल, मगध और वज्जी राज्य ही बचे रहे थे। ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में गिने जाते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। इसमें शासक सहित सभी के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह माना गया कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही रहेंगे, अन्य वर्ण से कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ क्षत्रिय ही शासक होंगे। शासकों के कार्य किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, वनवासियों एवं चरवाहों से भेंट तथा कर वसूलना होता था। मगध साम्राज्य के समृद्ध और तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भागों के मध्य में एक सुरक्षित स्थान पर होता था। गैस यहाँ पे जो एक शासक के बारे में बताया गया, शासक जो भी रणनीति किया करते थे वो एक बहुत ही एक स्पष्ट रणनीति हुआ करती थी। तो अगर उनके महल भी बनाए जाते थे तो वो महल भी एक अच्छे सुव्यवस्थित एक जगह पर हुआ करते थे जहाँ पर दुश्मन से उनको किसी भी प्रकार से खतरा महसूस ना हो। जैसे वहाँ पर कई प्रकार से ऐसे नियम को लगाया जाता था, जैसे अगर महल बनाया जाएगा तो या तो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर बसा होगा, पूरी तरह पहाड़ी के ऊपर होगा ताकि दुश्मन को दूर से नजर रखी जा सके, या तो महल के चारों तरफ पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, पानी का एक स्थान होगा। जो यहाँ एक अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे कौटिल्य की पुस्तक के अंदर हमें मिलती है। और शासकों के कार्य किसानों, व्यापारी, शिल्पकार, धनवासी और चरवाहों को भेड़ कर वसूलते थे। और मगध साम्राज्य के समृद्ध तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भागों के मध्य सुरक्षित स्थान पर था। और यह 5 पहाड़ियों के मध्य सुरक्षित स्थान पर था। यह 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंचना असंभव हुआ करता था। गंगा एवं सोन नदी के होने के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। हम यहाँ पर मगध के बारे में बात कर रहे हैं। और जिस कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी और सोना संचालित करने हेतु मगध के जंगलों से हाथी की उपलब्धता थी। कहते कोई भी अगर एक साम्राज्य को अगर एक विकसित करना है तो उस साम्राज्य के अंदर उनकी जो प्रमुख चीज़ें आवश्यकताएं, जैसे वहाँ पे जो किसी भी एक राज्य को निर्धारित करने होता तो कौन कौन से होती है, एक सीमा होती है, एक प्रभुसत्ता होती है और एक सेना है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साम्राज्य के अंदर होती है तो प्रमुख उस तरह से साम्राज्य का संचालन अच्छी प्रकार से हो सकता है। और ठीक इसी प्रकार से मगध के अंदर इन सारी ज़रूरतों की पूर्ति वहाँ पर हो जाती थी वहाँ के लोगों को। और मगध के शासक योग्य, शक्तिशाली एवं पराक्रमी थे। उन्नत कृषि की उपलब्धता के कारण व्यापार में वृद्धि होती थी और लोहे के खदानें पर्याप्त मात्रा में थी, जिस कारण हथियार बनाए जाते थे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्रमुख है, एक तो साहित्यों से होते हैं और दूसरा पुरातात्विक हैं। साहित्य के स्रोत से कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो उनकी लिखित पुस्तक है, और विशाखा दत्त की पुस्तक एक मुद्रा राक्षस है, और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका जो विशेष इस चैप्टर के अंदर हमारा दिया गया है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साहित्य और पुराणों से है। और पुरातात्विक से अशोक के शिलालेख, मूर्तिकला, चांदी और तांबे के यहाँ पे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा है साहित्यिक स्रोत। पहला है इसके अंदर साहित्यिक स्रोत, साहित्य मीन्स वहाँ पर जो प्रमुख विचारक हैं उन विचारकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हमें किस प्रकार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला यहाँ पे जैसे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। यह पुस्तक मौर्य वंश के आर्थिक और राजनीतिक काल के बारे में बतलाती है। पहला इसके अंदर है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त है और यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई। यह पुस्तक प्रकाश डालती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का विनाश किया। और अगला हमारा इंडिका है। इस पुस्तक के रचयिता है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में, ये सेल्युकस नहीं है, ये सेल्युकस है, विकेटर का ये राजदूत था। यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अंशों को दर्शाता है, जैसे प्रशासनिक, राजनीतिक आदि। जैन एवं बौद्ध साहित्य से भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मगध के बारे में यहाँ जैन और बौद्ध धर्म जैसे जातक मौर्य वंश की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को श्रीलंका एवं अन्य महाद्वीपों में फैलाने की भूमिका भी मिलती है। और पुराण मौर्य राजाओं की गाथा और उनके घटनाक्रम के बारे में भी मिलती है। और जैसे जातक कथाएं जो हम आज से चर्चा करते हैं उसके माध्यम से भी हमें ये सारी चीज़ें, हमें कुछ मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलती है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य इतना एक विकसित साम्राज्य है
और उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और देखा जाए मौर्य साम्राज्य की छवि आजकल हमारे वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी अपनाई गई है। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है वो अशोक चक्र, और ये सिंह, ये हमारा पूरी तरह से जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा, ये मौर्य साम्राज्य के एक प्रतीकों में से लिया गया है। दूसरा हमारा है पुरातात्विक स्रोत। इसका अभिलेख, अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न उपमहाद्वीप में शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा लेख के रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर अभिलेखों में अशोक की जनता को घोषणाएं और बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में भी बताया गया है। वस्तु अवशेष, इस संदर्भ में NBPW जो उत्तर काल के पॉलिश के बर्तन प्राप्त हुए हैं, चांदी और तांबे के सिक्के मौर्य काल पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर अगला है मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है। मौर्य साम्राज्य शासन एवं प्रशासन के संदर्भ में एक समृद्ध साम्राज्य था। मौर्य काल प्रस्तर की मूर्तियां, शिलालेख सहित एक सजीव कला का प्रमाण था जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अशोक चक्र एवं अशोक चिन्ह को अपनाकर राष्ट्रहित के लिए अशोक को प्रेरणा एक स्रोत माना है। और यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जो महाद्वीप में एक छोटा काल माना जाता है, और यह एक अत्यंत प्रभावशाली रहा। और इस तरीके से गाइस ये देखा जाए कि यहाँ पर किस तरीके से एक माना जाता है कि जैसे अभी हमारा पॉइंट, राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको अपनाया, अशोक चक्र को अपनाया और अशोक चिन्ह को अपनाया। अगर कई बार एक क्वेश्चन आता है उसका प्रमुख कारण क्या था, तो जैसे कलिंग का युद्ध आखिरी था अशोक के जीवन काल का। इस युद्ध के बाद अशोक ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ है। नरसंहार होने के बाद में उसने देखा कि वहाँ पर लोगों की बहुत ही ज़्यादा एक निर्दयता, एक वहाँ पे खून खराबा, मार काट, वो देखने के बाद उसकी आत्मा पिघल गई और उसने क्या किया, ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद ये जो आज के समय पर जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसकी छवि आज भी दिखाई दे रही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आज के समय पर सरकार ने जितने भी कोई प्रकार, जैसे सरकार ने कोई योजना बनाई है, चाहे वो सरकारी योजना किसी प्रकार से भी हो, जैसे सरकार जनता की सेवा करती है उसी प्रकार से अशोक ने उस टाइम किया था। लोगों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए थे और सबके लिए आप प्याऊ, और वहाँ अपने साम्राज्य में पूरी तरह से हरियाली के लिए व्यवस्था की थी, पेड़ पौधे लगाए थे और वहाँ पर गरीबों की सेवा किया था, जिसके कारण जो सारी चीज़ें हम अभी अशोक के धम्म में पढ़ेंगे। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, अशोक के धम्म के कौन कौन से हैं। ये निम्न विचार हैं इसके: अपने से बड़ों का आदर एवं सत्कार करना, पाप न करना अर्थात जीव हत्या न करना और न होने देना, मानव कल्याण करना अर्थात दया दान करना, सत्य एवं मीठा बोलना, पवित्रता से रहना अर्थात दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना और साधुता बनाए रखना। अगला उसके बाद हमारा भारत के दक्षिणी भाग के राजा और सरदार। ये यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो दक्षिण के राजा हुआ करते थे, यहाँ पर साउथ, हमारे देश का साउथ के अंदर यहाँ पर भी कई प्रकार से राजाओं का उत्थान हुआ, कई प्रकार से एक प्रमुख पराक्रमी शासक हुए यहाँ पर। इन लोगों ने समय समय पर यहाँ पर देश के अंदर कई प्रकार से एक विकासात्मक नियमों को भी आगे बढ़ावा दिया है। जैसे इसके अंदर सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जो वंशानुगत होते थे या तो नहीं भी हुआ करते थे, अर्थात कहने का मतलब ये है या तो वंश आधारित हुआ करते थे या तो कोई नए शासक भी उभर कर बीच में आते थे। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध का नेतृत्व करना एवं विवादों का समाधान करना। तमिलकम अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल के उच्च हिस्से और वहाँ पर चोल, चेर और पांड्य सरदारियों का भी उदय हुआ एवं यह सरदारियाँ बहुत समृद्ध एवं स्थायी साबित हुई। सरदारों का विवरण प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों की कविताओं से मिलता है और कई सरदार और राजा राजस्व जुटाने के लिए व्यापार पर आश्रित थे, जिनमें प्रमुख थे मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन शासक, पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले ये सभी कुछ शासक थे। तो गाइस इस सेशन के अंदर हमारा इतना ही। अगला जो सेशन होगा हमारा उसके अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।